उसके ऐतिहासिकता के बारे में जानेंगे रॉबिन हुड का। तो आइए शुरू करते हैं। रॉबिन हुड की ऐतिहासिकता पर सदियों से बात होती रही है। ऐसे किसी भी ऐतिहासिक शोध में एक कठिनाई यह है कि रॉबिन हुड रॉबर्ट मध्ययुगीन इंग्लैंड में एक बहुत ही सामान्य नाम था, और रॉबिन यानी कि रॉबिन इसका बहुत ही सामान्य संक्षिप्त रूप था। खासकर 13वीं शताब्दी में यह फ्रांसीसी हाइपोकोरिज्म है, जिसका उल्लेख 12वीं शताब्दी में रोमन डे रेनॉल्ट में पहले ही किया जा चुका है। उपनाम हुड है किसी वर्तनी से भी काफ़ी आम था, क्योंकि यह या तो हुडर को संदर्भित करता था जो हुड बनाने वाला था, या वैकल्पिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को जो सिर ढकने के लिए हुड पहनता था। इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है कि मध्ययुगीन अभिलेखों में रॉबर्ट हुड या रॉबिन हुड नामक कई लोगों का उल्लेख है, जिनमें से कुछ अपराधी हैं। नाम की उत्पत्ति पर एक और दृष्टिकोण है 1911 के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में व्यक्त किया गया, जिसमें कहा गया है कि हुड वुड का एक सामान्य द्वंद्वात्मक रूप था। डच हाउड की तुलना करें, जिसका अर्थ वुड भी है, और डाकू का नाम रॉबिन हुड दिया गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी से रॉबिन हुड को रॉबिन वुड या वार्ड के रूप में संदर्भित किया जाता है। समरसेट में मई खेलों के संबंध में सबसे पहला दर्ज उदाहरण 1518 का है। रॉबिन हुड के सबसे पुराने संदर्भ ऐतिहासिक अभिलेख यहाँ तक कि उसके कारनामों को बयां करने वाले कथा गीत नहीं है, बल्कि विभिन्न कार्यों में पाए जाने वाले संगीत और संकेत हैं। 1261 के बाद से रॉबिन हुड, रोबे हुड या रॉब हुड नाम कई अंग्रेजी न्यायाधीशों के रोल में उपनाम या अपराधियों के विवरण के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से अधिकांश संदर्भ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के 1261 और 1300 के बीच दक्षिण के बर्कशायर से लेकर उत्तर के यॉर्क और इंग्लैंड भर के विभिन्न क्षेत्रों में रॉबिन हुड के कम से कम 8 संदर्भ हैं। 1370 के दशक में पियर्स प्लोमन में रॉबिन हुड की कविताओं के संदर्भ को छोड़कर और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उनके कहानियों और गीतों के बिखरे हुए उल्लेख, एक अर्ध ऐतिहासिक रॉबिन हुड का पहला उल्लेख एड्रयू ऑफ बिटाउन के ओरिजिनल क्रॉकिनल में दिया गया, जो लगभग 1420 में लिखा गया था। वर्ष 1283 के तहत थोड़े संदर्भ के साथ निम्नलिखित पंक्तियाँ होती: लिटिल जॉन और रॉबिन हुड वेथ मैन एंगलवुड और वनिस्डेल में अच्छे थे, वे इस पूरे समय यात्रा करते रहे। 1439 में संसद में प्रस्तुति एक याचिका में इस नाम का उपयोग एक घुमंतू अपराधी का वर्णन करने के लिए किया गया। याचिका में एस्टन डर्बीशायर के पियर्स वेनवेल्स का हवाला दिया गया, जिसके पास ना तो जीवन था और ना ही पर्याप्त धन। उसने अपने कपड़ों के बिना कई अपराधियों को इकट्ठा किया और विद्रोह के बहाने उस देश के जंगलों में चलाए, जैसा कि रॉबिन हुड और उसकी पत्नी के साथ हुआ। रॉबिन हुड का अगला ऐतिहासिक विवरण स्कॉटिन किनॉन में कथन है, जिसको जॉन ऑफ फोर्डन में 1377 और 1384 के बीच रचा था, और वाल्टर वॉर्ड ने लगभग 1440 से संशोधित किया था। बोर ने कई अंतर्वेशनों के एक अंश जो सीधे रॉबिस को संदर्भित करता है, इसे साइमन डी मोंटफोर्ट की हार और उसे अनुयायियों की सजा के लिए फोर्डन के ब्यूरर के रूप में डाला गया, और बोर के विवरण में वर्ष 1266 के तहत दर्ज किया गया। रॉबिन को डी मोंटफोर्ट के कारण एक योद्धा के रूप में भी दर्शाया गया। ये वास्तव में शोरवुड फॉरेस्ट के ऐतिहासिक डाकू रोजर गॉडवर्ड के रूप में सच था, जिसकी कथा गीतों के रॉबिन हुड से समानता बिंदु अक्सर नोट किए गए। फिर प्रसिद्ध हत्यारा रॉबर्ट हुड साथ में लिटिल जॉन वंचितों में से अपने साथियों के साथ उठे, जिन्हें मूर्ख, जनता त्रासदी और हास दोनों में मनाने के लिए बहुत शौकीन है, जिनके बारे में वो विदिशकों और वादकों को अन्य सभी गाथा गीतों से अधिक गाते हुए सुनकर प्रसन्न होते हैं। यहाँ हत्यारे के रूप में अनुवादित शब्द लैटिन सिकारियस शाब्दिक रूप से डैगर मैन, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ शास्त्रीय लैटिन हत्यारा है, जो लैटिन जिसका सिक्कर से डैगर के लिए है, और रोमैन यहूदियों में सक्रिय हत्यारों
शिकारियों का वर्णन करने के लिए इसके उपयोग से उतरता है। बोअर रॉबिन हुड के बारे में एक किस्सा सुनाता है जिसमें वो ग्रीनवुड में मांस चुनते समय अपने दुश्मनों से भागने के लिए इनकार कर देता और फिर उन पर एक आश्चर्यजनक जीत हासिल करता है। जाहिर तौर पर उसकी धर्म प्रांत्य के लिए एक पुरस्कार के रूप में त्रासदियों को उल्लेख एवं सुझाव देता है। एक गेस्ट ऑफ रॉबिन हुड के अनुसार उनकी मृत्यु से संबंधित कहानी का कुछ रूप पहले से ही प्रचलन में रहा होगा। जूलियस लॉक्सफोर्ड द्वारा 2009 में खोजा गया एक और संदर्भ ईटन कॉलेज लाइब्रेरी में पोलिक्रिनॉन के होशियोर पर दिखाए गए हैं। लैटिन में एक भिक्षु द्वारा वर्ष 1460 के आसपास लिखे गए इस लेख में लिखे गए। एडवर्ड के शासनकाल में लोकप्रिय राय के अनुसार रॉबिन हुड नामक एक निश्चित डाकू ने अपने साथियों के साथ शेरवुड और इंग्लैंड के अन्य कानून पालन करने वाले क्षेत्रों में लगातार डकैतियां की। इसके बाद जॉन मेजर ने अपने हिस्टोरिया मेजोरिस ब्रिटानिया में रॉबिन हुड का उल्लेख किया और उसके अनुयायियों के रक्तपात से घृणा और केवल अमीरों को लूटने के लोकाचार का उल्लेख करके उसे सकारात्मक प्रकाश में पेश किया। मेजर ने भी अपना फ्लोरिड 13वीं शताब्दी के मध्य तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम और उनके भाई राजा जॉन शासन काल तक सीमित रखा। रिचर्ड ग्राफ्टर ने अपने क्रॉनिकल एट लॉर्ज के रॉबर्ट हुड के वर्णन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने पहली बार जेट्री के सदस्य के रूप में पहचानते हुए संभवतः एक बेस स्टॉक और वंशज का होने का कारण उनकी मर्दानगी और शिष्टता का एक ही महान गरिमा के लिए उन्नत थे और एमोनी ने फिर 1605 में इस नाम की राजद्रोह और विश्वघात की प्रतिष्ठा थी जब रॉबर्ट सेसल ने गाय फॉक्स और उनके सहयोगियों को रॉबिन हुड्स का ब्रांड बनाया था। 1644 में न्यायविद एडवर्ड कोक ने रॉबिन हुड को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने यॉर्कशायर के आसपास राजा रिचर्ड के शासनकाल में काम किया था। उन्होंने समकालीन शब्द रॉबर्टसन डाकू की व्याख्या रॉबिन हुड के अनुयायियों के रूप में भी की। रॉबिन हुड यार्क रॉबर्ट हुड नामक व्यक्ति का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना कानूनी रिकॉर्ड 1226 के है जो यार्क असाइज के पाए गए थे जब उस व्यक्ति का 32 शिलिंग और 6 पेंस का सामान जब्त कर लिया गया और वह एक डाकू बन गया। रॉबर्ट हुड पर यार्क के सेंट पीटर का पैसा बकाया था। अगले वर्ष उन्हें होबेहोद कहा जाने लगा और उन्हें रॉबर्ट हुड के नाम से भी जाना जाने लगा। यार्क के रॉबर्ट हुड एकमात्र शुरुआती रॉबिन हुड हैं जिन्हें डाकू होने के लिए जाना जाता था। 1936 में एलवीडी ओवेन के एक विचार पेश किया। रॉबिन हुड की पहचान एक गैरकानूनी रॉबर्ट हुड या होबेहोद के साथ ही की जा सकती जो जाहिर तौर पर एक ही आदमी थे जिसका उल्लेख 1226 और 1234 के बीच नोक्रोमिक यॉर्कशायर पाइप रोज के रूप में किया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं। रॉबर्ट और जॉन डेविल की बात करें तो इतिहासकार ऑस्कर डे विले ने द्वितीय बैरन युद्ध के दौरान जॉन डेविल और उनके भाई रॉबर्ट के साथ उनके रिश्तेदारों जेसीएल और एडम के करियर पर चर्चा की। विशेष रूप से ईवीएम की लड़ाई के बाद उनकी गतिविधियों पर जॉन डेविल ने साइमन सी मोडफोर्ड छठवें ऑफ लिस्टेस्टर के नेतृत्व में गुटा द्वारा यार्क कैसल और उत्तरी जंगलों पर युद्ध के दौरान अधिकार दिया था जिसमें उन्होंने इस अहम के बाद शरण ली थी। जॉन ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कैंडेविथ के आदेश के बाद आइल ऑफ एली पर बचे हुए विद्रोह गुट का नेतृत्व किया। डी विले ने स्कॉटिनॉन में अपनी टिप्पणियों को इवाइस के बाद ब्योरा द्वारा रॉबर्ट हुड के उल्लेख के साथ उसकी उपस्थिति जोड़ा। हालांकि जॉन को अंततः माफ कर दिया गया और उसने 1290 तक अपना कैरियर जारी रखा। उसके रिश्तेदारों का एली में उनके प्रतिरोध के आसपास की घटनाओं के बाद ऐतिहासिक अभिलेख का भी उल्लेख नहीं किया गया और डे विले ने अनुमान लगाया कि रॉबर्ट हुड का एक डाकू बना है। डे विले ने जॉन और उसके भाइयों के कारनामों के समर्थन में जो अन्य बिंदु उठाए वे रॉबिन हुड के लिए प्रेरणा का कारण बने। उनमें बर्न्सडेल में उनकी संपत्तियां, जॉन का मूल्य के बंधक का निपटान, रॉबिन हुड द्वारा ली में सर रिचर्ड के समान मूल्य का दान, सर रिचर्ड फोलियोट के संबंध में पूर्व व्यक्ति के लिए एक संभावित प्रेरणा थी और उत्तरी यॉर्कशायर के किलबर्न के पास हुड हिल में एक किलबर्न घर का स्वामित्व शामिल है। इनमें से अंतिम को रॉबिन हुड के दूसरे नाम से प्रेरणा माना जाता है। हालांकि डे विले स्पष्ट रूप से जॉन और रॉबिन डेविल को रॉबिन हुड से नहीं जोड़ते।
वे इन समानताओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने हेनरी के पोते और एडवर्ड के बेटे इंग्लैंड के एडवर्ड के आसान शासनकाल के दौरान वीरतापूर्ण डाकूपन के इस आदर्श के प्रोटोटाइप का गठन किया। और रोजर गॉडबर्ड की बात करें तो डेविड वाल्डविन ने रॉबर्ट हुड की पहचान ऐतिहासिक डाकू रोजर गॉडबर्ड से की, जो साइमन की मोटफोर्ड का कट्टर समर्थक था, जो रॉबिन हुड को 1260 के दशक के आसपास रखता था। निश्चित रूप से गॉडबर्ड के करियर में रॉबिन हुड के बीच समानता है, जैसा कि वह गेस्ट में दिखाई देता है। जॉन मेडिकॉट ने गॉडबर्ड को वह प्रोटोटाइप रॉबिन हुड कहा। इस सिद्धांत के साथ कुछ समस्या है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गॉडबर्ड ने कभी रॉबिन हुड के रूप में भी जाना जाता था, और शुरुआती रॉबिन हुड कथा गीतों में डी मोटफोर्ड के विद्रोह की विशेष चिंताओं का कोई संकेत नहीं। वेकफील्ड का रॉबिन हुड की बात करें तो पुरातात्विक जोसेफ हंटर का मानना था कि रॉबिन हुड 14वीं सदी के शुरुआती दशकों में एक शायर के जंगलों में रहता था। हंटर ने दो लोगों को और इशारा किया जिन्हें एक ही व्यक्ति मानते हुए उन्हें पौराणिक डाकू के साथ पहचाना। रॉबर्ट हुड के बारे में यह प्रमाण है कि वो 14वीं शताब्दी के आरंभ में वेकफील्ड शहर में रहते थे। रॉबिन हुड को 1323 के दौरान इंग्लैंड के एडवर्ड द्वितीय द्वारा नियुक्त बनाया गया था। हंटर ने एक विस्तृत सिद्धांत विकसित किया जिसका अर्थ था कि रॉबर्ट हुड लंकास्टर के विद्रोह अल का अनुयायी था, जिसे 1322 में बोरविच की लड़ाई में एडवर्ड द्वितीय ने हराया था। इस सिद्धांत के अनुसार रॉबर्ट हुड को उसके बाद माफ कर दिया गया था और उसे राजा एडवर्ड द्वारा अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप वो 1323 के कोर्ट रोल में रॉबिन हुड के नाम से दिखाई देता है। हंटर के सिद्धांत को लंबे समय से गंभीर समस्याओं के रूप में पहचाना जाता रहा। सबसे गंभीर रूप से यह है कि हाल के शोध से पता चलता है कि हंटर के रॉबिन हुड को 1323 के कोर्ट रोल में आने से पहले राजा द्वारा नियुक्त किया गया था। इस रॉबिन हुड के डाकू और विद्रोह के रूप में पहले से करियर पर संदेह पैदा होता है। इनका उपनाम बात करें तो ये लंबे समय से सुझाव दिया गया है कि विशेष रूप से जॉन मेडिकट द्वारा ही रॉबिन हुड चोरों का इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टॉक उपनाम था। एक डाकू के लिए स्टॉक नाम के रूप में रॉबिन हुड का पहला ज्ञात उदाहरण में वर्कशायर का है, जहां उपनाम रॉबे हुड एक आदमी पर लागू किया गया था, जाहिर तौर पर क्योंकि उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यहाँ दो मुख्य संभावनाओं को सुझाव दे सकते हैं, या तो रॉबिन हुड की उन्नति या प्रारंभिक रूप 13वीं शताब्दी के मध्य में पहले से ही अच्छी तरह स्थापित था, या वैकल्पिक रूप से यह रॉबिन हुड नाम उस डाकू नायक से पहले का था जिसे जानते हैं। तथाकथित केंद्रित रॉबिन हुड को इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसे एक डाकू के लिए आयुक्त नाम के रूप में देखा गया था। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी जिसके कारण ये जानकारी यहीं तक रखी जाती है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पौराणिक कथाओं में, और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।